क्वेश्चन नंबर 14, ऋत्वी और प्रिंसी 5:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित है। तो यह पक्की तलपट दी गई है और यहाँ पर देखेंगे आगे चालू खाता दिया है, पूंजी चालू खाता दिया है, तो हमको पूंजी स्थिर रखनी पड़ेगी, बराबर। सब ज़्यादातर हम लोग वस्तु कहाँ दिखाएंगे, चालू खाते में, इसलिए चालू खाता बनाना पड़ेगा। और ये दिया है यहाँ पर तारीख 1/4/2017 के दिन मनन को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। प्रवेश की शर्त निम्नानुसार थी। मनन अपना निजी फर्नीचर 75,000 का पूंजी के रूप में पीढ़ी में लाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, मतलब पूंजी का और ख्याति का इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। और साथ में बोले हमारे पास रोकड़ तो बहुत है, तो रोकड़ में पैसा मत लेके आया, फर्नीचर लेके आया तो फर्नीचर वो लेके आया है। बोले इतना ही नहीं, आपको हमारा लेनदार भी चुकाने पड़ेंगे। तो लेनदार कितना है, 60,000 मनन को चुकाना है, जो उसकी पूंजी खाते ले जाएंगे। तो यहाँ पर मनन की पूंजी कितनी हो गई, 75,000 और 60,000, तो दोनों को जोड़ेंगे 1,35,000 इसकी पूंजी होती है, बराबर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लेनदार पे हमारे पास समायोजन नंबर 2 है, ओके। और यहाँ पर लेनदार में उतना कम हो जाएगा 60,000 और ये चुका देगा, तो उसका बढ़ जाएगा यहाँ पर। और देखते हैं आगे, मनन को भविष्य में लाभ में से 1/5 भाग मिलेगा। मनन की ख्याति के में 45,000 रोकड़ लेके आएगा और पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं उधार खरीदी 15,000 लेनदार खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है। इस माल का समावेश अंतिम स्टॉक में तो किया है, तो स्टॉक पर कोई असर नहीं है। तो यहाँ पर इसका समायोजन नंबर 6 भी देखेंगे। कारीगर मुआवजा अनामत पेटे जिम्मेदारी 28,000 की है, तो कारीगर मुआवजा अनामत कितना यहाँ पर ये है, तो इसमें समायोजन नंबर 8 है, तो हम लोग एक साथ में देखेंगे। 9वां है विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 24,000 लिखना बाकी है। तो विनियोग दिया है, इसके ऊपर लिखना बाकी है, तो हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो पहले स्टेप में हमको यहाँ पर क्या करना है, चालू खाता है, शेष आगे ले गए लाए, इस तरह से लिखना है, ओके। इसको और बैंक खाते को लिखना है। फिर और क्या लिखना है, तो पूंजी दायित्व में हमको पूंजी खाता कैसे लिखना है, इसकी ऋतु की पूंजी और प्रिंस की पूंजी, और साथ में मनन की पूंजी। तो मनन की पूंजी कितनी हो गई है, फर्नीचर और ये, ओके। इन तीनों को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं शेष, चालू खाते में शेष आगे लाए कितना है, 1,50,000, ओके। और 1,95,000 इतना है, उतना हमने लिख दिया है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर आगे रोकड़ बैंक खाते में लिखते हैं उधार तरफ शेष आगे लाए कितना है, तो इसका है 60,000, कितना है, 60,000 है, ओके। रोकड़ बैंक खाते में हमने लिख दिया है। अब यहाँ लिखते हैं पूंजी दायित्व की तरफ, क्या लिखेंगे पूंजी दायित्व में, पूंजी खाता, क्या लिखेंगे, पूंजी खाता कितना है, 1,00,000 नाम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पहले, किसका है, ऋत्वी और प्रिंस, बराबर, प्रिंसी और मनन। तो मनन का यहाँ पर कितना है, 75,000 है, वो फर्नीचर है, ओके। और प्लस लेनदार चुकाने हैं, वो लेनदार कितना है, तो 60,000 है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका 1,35,000 होता है पूंजी की तरफ, और यहाँ इसका होता है 1,20,000 और यहाँ 90,000, ओके। इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3,45,000 होता है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, साझेदार लिखते हैं, हमको त्याग का प्रमाण निकाल लेते हैं। तो साझेदार कौन का है, ऋत्वी है
और प्रिंसी है। ओके, प्रिंसी। और यहाँ पर कितना है यहाँ पर, तो पुराना भाग 5/8 और 3/8 है। मनन का भाग कितना है, मनन का भाग बराबर 1/5 है। तो यहाँ पर त्याग ज्ञात कर सकते नहीं है, इसलिए पुराने भाग से ही हमको बंटवारा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये पॉइंट, नया साझेदार रोकड़ में पूंजी लाए तब, परंतु यहाँ मनन पूंजी के रूप में फर्नीचर लाया है। फर्नीचर लेके आया है तो इसकी क्या करेंगे, तो फर्नीचर खाता उधार आएगा, फर्नीचर खाता उधार 75,000। ओके। और मनन की पूंजी खाता, मनन के पूंजी खाते का 75,000। ओके। तो पूंजी में तो हमने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर चालू खाता बनाना है, तो चालू खाते में तो हमको ये लिखना नहीं है, हमको कहाँ लिखना है, पूंजी खाते में लिखना है। तो पूंजी में हमने 75,000 लिख दिया है। ओके। अब लेकिन पूंजी संपत्ति लेना तरफ लिखना बाकी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फर्नीचर खाता कितना लेके आया है, 75,000 लेके आया है। ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि नया साझेदार जो है, नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए तब, रोकड़ में ख्याति लेके आए तब क्या एंट्री होगी, पहला है यहाँ पर रोकड़ खाता उधार। ओके। 45,000 और ख्याति का प्रीमियम खाते का कितना है, 45,000 है। ओके। दूसरा है यहाँ पर एंट्री के ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 45,000। ओके। और किस किस को बांटना है, ऋत्वी के चालू खाते का प्रिंसी के चालू खाते का किस अनुपात में, तो पुराने अनुपात में ही बांटना पड़ेगा, नया ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बराबर। तो मैं गणना कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके। ये लिखा है ऋत्वी के चालू खाते का प्रिंसी के चालू खाते का, गणना कर लेता हूँ। तो गणना कर लिया है, कितना आया, इसका आया है 28,125 और इसका आया है 16,875। इस अनुपात में बांटा है। ओके। आप बांट सकते हो आराम से। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब इसकी एंट्री भी कर देते हैं साथ में। तो रोकड़ खाते में क्या आएगा, ख्याति का प्रीमियम 45,000 और ख्याति का प्रीमियम लिखेंगे पूंजी खाते में, बराबर, इन दोनों के भाग में। ओके। तो यहाँ लिख देते हैं ख्याति का प्रीमियम
खाता, ओके। तो कितना है 5:3 में कितना आया है 28,125, 16,875 आया है, ओके। और क्या लिखेंगे रोकड़ खाते में, तो रोकड़ खाते में क्या लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता, क्या लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है, तो 45,000 है, ओके। और देखते हैं यहाँ पर, तो हमने इतना कर लिया है। उसके बाद मनन की ख्याति ज्ञात करते हैं। मनन की ख्याति, मनन की ख्याति बराबर सूत्र क्या है, ख्याति का मूल्यांकन गुणा मनन का भाग, मनन का भाग, ओके। तो ख्याति का मूल्यांकन दिया गया था, बराबर कितना दिया है, तो समायोजन नंबर 4 में दिया है। ख्याति का मूल्यांकन कितना दिया है, तो वो दिया है 3 लाख, कितना दिया है 3 लाख। और समायोजन नंबर 3 में दिया है उसका भाग कितना है 1/5 भाग, तो कितना आता है 5×30 60,000 आता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि मनन की जो ख्याति है कितने की हुई, मनन की ख्याति, मनन की ख्याति कितनी हुई है 60,000 की है, ओके। तो यहाँ हमने 60,000 लिखा, माइनस रोकड़ में लाया ख्याति, रोकड़ में कितना लेके आया है, तो रोकड़ में लेके आया है 45,000, कितना बाकी रह गया 15,000 बाकी रह गया, ओके। रोकड़ में नहीं लाया ख्याति, ओके 15,000 लेके आया नहीं है। अब यहाँ पर एक और एंट्री देखते हैं कि नया साझेदार रोकड़ में ख्याति नहीं लाए तब, रोकड़ में नहीं लाए तब क्या होता है, तब हम लोग देखेंगे। तो मनन का चालू, इसको चालू खाते में लिखेंगे, इसलिए मनन का चालू खाता उधार, ओके 15,000 रोकड़ में नहीं लेके आया। अब ऋत्वी के चालू खाते का और प्रिंसी के चालू खाते का बराबर बांटते हैं 5:3 के भाग में बांटते हैं, बराबर क्या था अनुपात 5:3 था, 5:3। तो 8 से भाग देना पड़ेगा, 15,000 और भाग 8 आया है 1875, 1875 गुणा 5 करते हैं तो 9,375 आ जाता है, बराबर 18 कितना आया था 15,000 भाग 8 गुणा कितना 1875 में अब 3 से गुणा कर देते हैं, कितना आता है 5,625, 5,625 आता है, ओके। अब इसको कहाँ लिखेंगे, चालू खाते में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे चालू खाते में, इन दोनों को उधार तरफ और इसको जमा तरफ, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मनन का चालू खाता, बराबर। ये हमने स्टेप नंबर 3 किया है, दूसरा स्टेप हमने बाकी रखा है, तो इसको करते हैं बाद। अभी इसको करने के बाद तो मनन का चालू खाता, तो इसको कितना मिला ऋत्वी को 9,375, ओके। और इसको कितना है 5,625,
और इधर साइड लिखेंगे ऋत्वी का चालू खाता। ओके, ऋत्वी का चालू खाता। दूसरा कौन किसको मिला है? प्रिंसी का चालू खाता। कितना कितना है? तो इसका है 9,375, इसका है 5,625। ओके, समझ आया है। अब हम लोग अब देखते हैं आगे। तीसरा स्टेप हमने कर दिया। दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है? एकत्रित लाभ का बंटवारा करना है। और ख्याति यहाँ पर दी गई नहीं है, ख्याति हमको देना नहीं है, ना तो विज्ञापन अभियान खर्च भी नहीं दिया है और हानि भी नहीं दी है, तो इधर से कुछ करना नहीं। सबसे पहले एकत्रित मुआवजा अनामत जो दिया गया है, बराबर, कारीगर मुआवजा अनामत और कारीगर लाभ भाग फंड जो है वो हम लोग देखते हैं। तो देखना ध्यान से, कारीगर लाभ भाग फंड जो होता है ये एकत्रित लाभ नहीं है, लेकिन कारीगर मुआवजा अनामत जो है ये हम लोग रखते हैं। बराबर, कभी अकस्मात हो जाए तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा अनामत रखना पड़ता है उसके लिए। बराबर, इस पर समायोजन नंबर 8 दिया है। तो क्या दिया है? कारीगर मुआवजा अनामत पेटी 30 क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी 28,000 है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है? 60,000। तो इसमें से आराम से चुका देंगे, चुका सकते हैं, तो इसलिए चुका देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कारीगर मुआवजा अनामत या फंड जो भी लिखा है, बराबर। यहाँ पर क्या लिखा है? अब फंड भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर देखो 60,000 हमारे पास थे और 28,000 हमको दावा चुका दिया। तो यहाँ पर 60,000 में से 28,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 32,000। ओके, 32,000 और अनुपात कितना है? 5:3 है। 5:3 में बांटना है। तो हम लोग 32,000 भाग 5 और 3 8 से भाग देंगे। भाग 8 कितना आता है? 4,000। 4,000 गुणा 5 करते हैं तो इसका कितना आएगा? 20,000 आ जाता है, बराबर, 20,000। और 5,000 गुणा 3 कर 4,000 गुणा 3 करते हैं तो 12,000 आता है। ओके, हो गया है। अब दावा जो है उसको पक्की तलपट में दायित्व तरफ लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कारीगर लाभ भाग अनामत, क्या लिखना पड़ेगा? दावा लिखना पड़ेगा, कारीगर मुआवजा। तो ये भी लिखना था, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे कितना था। तो कारीगर मुआवजा अनामत दावा, कितने का दावा किया गया है? तो 28,000 का दावा किया गया है। ओके, अब इसको लेनदार को पता, पहले इसको भी लिख देते, कारीगर लाभ भाग फंड लिख देते हैं, तो पक्की तलपट में आएगा। 30,000 है तो उसको लिख देते हैं लाभ भाग, लिखा है कारीगर लाभ भाग फंड कितना है? तो वो है हमारे पास 30,000 है। ओके, अब लेनदार का भी देख लेते हैं। तो इधर से हमने ये सब पता दिए हैं, 1 2 3, बराबर। तो हम लोग लेनदार का देखते हैं, लेनदार पे कहाँ पर है। तो यहाँ लिखते हैं लेनदार पे 1,20,000 है, जिसमें से 60,000 ये चुका देता है मनन। और समायोजन नंबर 6 है, 6 में क्या दिया है? उधार खरीदी 15,000 लेनदार खाते, वो लिखना बाकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? लेनदार। ओके, लेनदार, इसको खास पॉइंट ध्यान रखना है। लेनदार कितना है? 1,20,000, 1,20,000 है। ओके, 1,20,000। और उसमें से मनन मनन क्या करेगा? चुका देगा। तो यहाँ लिखेंगे 60,000 मनन ने चुका दिया। कितना बचा है? तो बचा है 60,000 बचा है। ओके, अब इसमें क्या है? प्लस करना पड़ेगा, नहीं लिखी खरीदी। ओके, तो ये हो गया 15,000।
तो यहाँ लिखेंगे 75,000। ओके, खरीदी नहीं लिखी है तो कहाँ पर लिखा जाएगा, तो एक और इसका क्या बोलते हैं असर होगा, तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ में लिखा जाएगा। ओके, नहीं लिखी खरीदी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे खरीदी खाता। खरीदी खाता कहाँ से लिखा है, लेनदार के ऊपर से लिखा है। लेनदार कितना लिखना है, 15,000 लिखना है। ओके, लिख दिया है। तो इधर साइड से सब कुछ हो गया है। अब इधर साइड देखते हैं, बैंक लिख दिया है। देनदार, देनदार 90,000 है। देनदार का कुछ दिया हुआ नहीं है, तो देनदार को 90,000 ही हम लोग लिख देते हैं। फिर स्टॉक पे दिया गया है, पहले देनदार लिख देते हैं, और मकान, इन दोनों पे कोई समायोजन नहीं दिया है तो हम लोग इन दोनों को लिख देते हैं। देनदार है 90,000 और मकान है 4,50,000। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं देनदार, देनदार कितना है, 90,000 है। और स्टॉक, स्टॉक कितना है, स्टॉक को लिखते हैं बाद में, क्या था, मकान। मकान, मकान कितना है, तो मकान है 4,50,000। अब स्टॉक का देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ स्टॉक दिया है कितना है, 60,000, और स्टॉक पे 7वां समायोजन दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉक में कहाँ है 7वां, 45,000 के स्टॉक की बाज़ार कीमत 36,000 है, यानी कि इसकी बाज़ार कीमत कितनी है, इतनी कितना कम हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो 45,000 में से 36,000 घटाएंगे तो 9,000 कीमत कम हुई है। वैसे कितनी है, टोटल कीमत कितनी है, 60,000 है। तो स्टॉक में हम लोग यहाँ देखते हैं, स्टॉक कितना था, 60,000 का था, माइनस क्या कर रहा है, कमी हुई है। कमी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9,000 कम लिखते हैं। ओके, तो कितना बचेगा, यहाँ 51,000 बचता है। यानी संपत्ति में कमी हो तो कहाँ लिखा जाता है, उधार तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे, स्टॉक खाता। स्टॉक खाता कितना है, 9,000 है। ओके, स्टॉक खाता कितना है, 9,000। ओके, अब क्या रह गया है, विनियोग रह गया है 1,05,000। इसके ऊपर समायोजन दिया है 9वां यहाँ पर देख लेते हैं। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 24,000 लिखना है, बराबर। विनियोग पर यानी कि मिलना बाकी ब्याज है, और वो विनियोग इसमें जोड़ सकते हैं या तो अलग से लिख सकते हैं, तो हम लोग अलग से लिख देते हैं। तो मिलेगा ब्याज, मिलना बाकी है तो मिलेगा, तो हमारे पास आय होगी। आय यानी कि फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा यानी पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ। तो विनियोग का मिलना बाकी ब्याज, मिलना बाकी ब्याज कितना है, तो 24,000 है। ओके, लिख दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या लिखना पड़ेगा, विनियोग। सबसे पहले लिख देते हैं विनियोग कितना है, तो विनियोग है 1,05,000। अलग से लिखना हो तो लिख सकते हैं विनियोग पर ब्याज। ओके, विनियोग का मिलना बाकी ब्याज कितना है, 24,000 है। 24,000। ओके, अब आगे देखते हैं, पूरा हो गया है वैसे तो। अब हम लोग गणना कर लेते हैं। अब इधर साइड से देखते हैं किधर का टोटल ज़्यादा है, इधर जोड़ते हैं तो भी 24,000 होता है। इधर भी देखते हैं तो इधर भी 24,000, तो यहाँ लिखते हैं 24,000 और यहाँ भी 24,000, यानी ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुई है, इसलिए क्या बोलते हैं, साझेदारों के चालू खाते में लिखा जाता नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इधर देखते हैं टोटल, तो इधर का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, इधर का टोटल कर लेते हैं कितना होता है, तो यहाँ लिखते हैं 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000, 28,125 प्लस 9,375 कितना होता है, 2,07,500, 2,07,500। तो यहाँ लिख देते हैं
2,07,500। इधर कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं 2,05,700 शेष आगे ले गए और 2,07,500 बराबर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 2,07,500। ओके, अब यहाँ पर टोटल करते हैं इसका है 1,95,000, 1,95,000, 1,20,000, ओके सॉरी 12,000 है, प्लस 16,875, 5,200, 5,625, 5,625 कितना आया है 2,29,500, 2,29,500। तो यहाँ भी 2,29,500, यहाँ लिख देते हैं 2,29,500। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर इधर का टोटल कितना है। तो इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है तो इधर का लिखेंगे कितना है ये, तो 9,375 प्लस 5,625 कितना हुआ 15,000 होता है। यहाँ लिखेंगे 15,000। ओके, तो यहाँ हमने क्या क्या ये ज्ञात किया है, एक ये इधर से ये और इधर एक, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। यहाँ भी लिखते हैं शेष आगे ले गए। ओके, तो ये चालू खाता है तो ये इनको हम लोग जमा तरफ दायित्व तरफ लिखेंगे, इसको संपत्ति की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पक्की तलपट में लिखते हैं चालू खाता, चालू खाता कितना है ऋत्वी का है, ऋत्वी का कितना है 2,07,500। इस प्रिंसी का कितना आया है, प्रिंसी का कितना आया है 2,29,500, 2,29,500 आया है। टोटल मारो तो कितना आता है 4,37,000 आता है, 4,37,000। ओके, और यहाँ लिखते हैं मनन का चालू खाता, चालू खाता कितना है 15,000 है। ओके, अब इस और क्या कुछ लिखना बाकी है वो भी देख लेते हैं। रोकड़ खाते को क्लोज करते हैं तो रोकड़ बैंक खाता यहाँ पर है। ओके, तो रोकड़ खाते में यहीं पर टोटल है, इधर कुछ है ही नहीं तो इधर का टोटल ही कर देते हैं। तो 3 जीरो लगा दो। ओके, 0 और 5 5 और 6 और 4 10। ओके, कितना आया 1,05,000 आता है, 1,05,000, 1,05,000। यहाँ लिखते हैं शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे रोकड़, रोकड़ बैंक खाता कितना आ रहा है, रोकड़ बैंक खाता तो 1,05,000 है। ओके, अब इसका टोटल चेक कर लेते हैं कितना आता है। ओके, तो इनका टोटल आया है 9,15,000, 9,15,000 दोनों का टोटल सेम आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।